नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं संपूर्ण भारतवर्ष के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने युवा अवस्था में लिखी गई कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। संघर्षों में तपता जीवन नित सीख नए सिखाता है। व्यक्ति धूमिल हो जाए परंतु आत्मबल ही उठाता है। लड़ लोगे चट्टानों से भी अगर खुद में वह विश्वास है। पहाड़ भी तुमको रास्ता देंगे अगर माझी जैसी आस है, अगर माझी जैसी आस है। दोस्तों, अगर आपके भीतर माझी जैसी आशा है, उम्मीद है, विश्वास है स्वयं पर, आत्मबल है, तो आप चट्टानों को भी तोड़कर मार्ग बना सकते हैं। और आज आप सभी ने मिलकर वही कार्य किया है। आपने सत्ता के भारी भरकम चट्टान को तोड़कर माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है। दोस्तों, यह कविता मैंने उन परिस्थितियों में लिखी जब मेरे संघर्षों का दिन था। हमारे पिताजी ईमानदार व्यक्ति थे और सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति धन संचय आवश्यकताओं के अनुरूप करता है, लूट नहीं मचाता है। जब सिर्फ आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं तो जीवन संघर्षमय हो जाता है। हमारा परिवार संघर्ष कर रहा था, हम भी उसमें संघर्ष कर रहे थे। और हम आप जैसे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, महंगी शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर नहीं आए हैं, लेकिन हमने जहां भी पढ़ा है उस शिक्षा को एकाग्रचित्त से ग्रहण किया है। और उन संघर्षों से पलकर मैंने जो सीख ली है वो यही कहती है कि किसी के से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है, कभी भी अपने विश्वास के साथ, अपने आत्मबल के साथ समझौता नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, आज आप सभी जीत की खुशियां मना रहे हैं, आप सभी हर्षित हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा संपूर्ण समाधान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आप सभी के क्रोध की विजय है। आप सभी का क्रोध आज विजय प्राप्त कर चुका है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अभिलाषा, आकांक्षा विजय प्राप्त नहीं की है। इसीलिए आगे अभी बहुत लंबी लड़ाई है और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं सभी छात्र छात्राओं के मध्य अपने विचारों के साथ उपस्थित हूं। सर्वप्रथम छात्र संगठन सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो उन्होंने शांतिपूर्वक, समझदारी के साथ इस आंदोलन को वापस ले लिया और अपनी मांगों को पूर्ण करा लिया। लेकिन अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, आप भी बीमार पड़ चुके हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बीमार हो गए हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य सुधार की अपेक्षा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप सभी स्वास्थ्य में सुधार करें, थोड़ा रेस्ट लें और रेस्ट लेकर अपनी लड़ाई में दोबारा जुट जाएं। अपनी लड़ाई बहुत लंबी है, हमें संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। आपने केंद्रीय स्तर की लड़ाई लड़ी है, एनटीए स्तर के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है, एनटीए के अधिकारी बर्खास्त हुए हैं, लेकिन अभी राज्य स्तरों पर बहुत सारी समस्याएं हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही करीब 20 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा, अन्य बहुत सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा भर्ती परीक्षाओं में धांधली और लीक के मामले सामने आए हैं। अभी महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, झारखंड में भी वही परिस्थिति है। हर प्रदेश में परीक्षा व्यवस्था में बहुत सारे सुधार आवश्यक है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और सभी सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, आप सभी सर्वप्रथम एक वेबसाइट तैयार करिए। वेबसाइट तैयार करके उसको समस्त छात्रों के बीच प्रचारित करिए कि कोई भी छात्र किसी भी प्रदेश का है वह उस पर आपको समस्या भेज सके। जहां जहां जिस जिस राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं वहां की समस्याओं को एकत्रित करिए और ऑनलाइन वॉर स्टार्ट करिए। सर्वप्रथम ऑनलाइन वॉर स्टार्ट करिए। जहां जहां से समस्याएं आ रही हैं, आप
ऑनलाइन वॉर करने का प्रयास करिए, युवाओं को एकजुट करिए, उनको कॉल करिए, ऑनलाइन वॉर चलाइए 15 दिन 20 दिन। अगर समाधान प्राप्त नहीं होता है तो आप चयनित करिए कि किस राज्य में आपको आंदोलन करना है, कहां प्राथमिकता है कि आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा, जहां आपके बातों की सुनवाई नहीं हो रही है, और आप उस राज्य में जाकर अपने आंदोलन को सड़क पर लेकर जाइए और सड़क पर ले जाकर न्याय की मांग करिए, जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा मांगिए और समाधान प्रस्तुत करिए। परीक्षा व्यवस्था में समाधान के लिए हर आयोग में एक कमेटी गठित करना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा जो आवश्यक समाधान है मैंने बता दिया है, आप सभी उस पर कार्य करिए और आप सभी से यह उम्मीद है कि अपना कैडर राज्य स्तर पर भी लेकर जाइए। यहीं रुकना रणनीति नहीं है, आगे बढ़ना ही वास्तविक रणनीति है। हमें संपूर्ण सिस्टम में सुधार करना है, हर राज्य के, हर प्रदेश के, केंद्र के सिस्टम में सुधार होगा, तभी युवा साथियों को न्याय प्राप्त होगा, युवा साथियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी अपना वेबसाइट विकसित करिए, उस पे युवाओं के शिकायतें लीजिए, शिकायतों की लिस्ट तैयार करिए, उसके अनुसार ऑनलाइन वॉर करिए। ऑनलाइन वॉर, ओपन लेटर, चेतावनी के माध्यम से अगर समाधान प्राप्त नहीं होता है तो आंदोलन करिए। आंदोलन के लिए हर राज्य में जाइए, हर राज्य में अपने कैडर को तैयार करिए, वहां पर जंतर मंतर जैसा ही एक आंदोलन शुरू करिए। इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, युवाओं में यह विश्वास बनेगा कि कोई छात्र संगठन कॉकरोच जनता पार्टी जो राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक है, वह हम लोगों के मध्य कार्य कर रही है और हमारे हक की बात कर रही है, सिस्टम में सुधार के लिए व्यापक रूप से कार्य कर रही है। शिक्षा में सुधार के लिए यह आवश्यक है दोस्तों कि आप सभी यह समझिए कि शिक्षा में सुधार के लिए पाठ्यक्रम में सुधार अत्यंत आवश्यक है। पाठ्यक्रम में सुधार कुछ इस तरह करना चाहिए कि लिटरेचर अत्यंत आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर भारत में कार्य करने के लिए आवश्यक है, इसलिए उसको बच्चों को क्लास 9th तक 8th तक पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए। एक ऑप्शनल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है छात्र चुन सकता है, उसको चुनने का मौका देना चाहिए। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 तक मैथमेटिक्स जो बेसिक स्तर के हैं उसे पढ़ाया जाना चाहिए। उसके पश्चात हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो कोई भी राजनीतिक दल आता है तो कोई मुगल की कहानी भर के चला जाता है, कोई हिंदूवादी कहानी भर के चला जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि हिस्ट्री में गांधी के अलावा पढ़ने योग्य कोई नहीं है। गांधी को सिर्फ पढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम में सिलेबस जोड़ देने से राष्ट्र का विकास नहीं होने वाला है। उसके अलावा एआई पे पढ़ाई और अन्य कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रास पे अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक फिजिक्स, ये बेसिक्स क्लास 8 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और 9th से मेन स्ट्रीम पढ़ाई स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कम उम्र में समझदार हो रहे हैं। आज का जेनजी जनरेशन और आने वाला अल्फा और बीटा जनरेशन समय से पहले समझदार होगा और उसकी आयु कम होगी, और यह आप सभी को देखने को मिलेगा। इसीलिए अब शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से बननी चाहिए कि मेन स्ट्रीम की शिक्षा क्लास 8 के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए और मेन स्ट्रीम बच्चे को चुनने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है। मेन स्ट्रीम में भी प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होनी चाहिए, रोजगार पूरक पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम विकसित होना चाहिए। माननीय मोहन भागवत जी का यह कहना है कि किताबों में हिंदू देवी देवताओं के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि हिंदू देवता क्या है, माता पिता उनके बता नहीं पाते हैं कि किसी का बंदर का मुंह है तो उसका अर्थ क्या है। माननीय मोहन भागवत जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उनके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बड़ा संगठन है, वह स्वयं भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा ढांचागत व्यवस्था मंदिरों में काम कर रहा है। उनको यह कहिए गुरुकुलों का निर्माण करिए और आप ये सब शिक्षा धर्म की गुरुकुलों तक सीमित रखिए, मंदिरों तक सीमित रखिए। मेन स्ट्रीम शिक्षा व्यवस्था में धर्म की चीजें नहीं जुड़नी चाहिए, धार्मिक शिक्षा पढ़ाई में नहीं आनी चाहिए, स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण आरएसएस में ब्राह्मण फैले हुए हैं, ब्राह्मणों का ही साम्राज्य है हिंदू धर्म में, अपना अपना गुरुकुल खोलिए और आप लोग शिक्षा दीजिए, लेकिन मेन स्ट्रीम शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रोपेगेंडा को, विचारधारा को जोड़ना यह राष्ट्र के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही
हमें प्राइवेट स्कूल्स पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि वहां पे अनियंत्रित फीस वसूली ना हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सस्ती शिक्षा प्राप्त हो। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के सारे मापदंड हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रकार छात्र संगठनों को, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो अभी तक अराजनीतिक है, उसको इन समस्याओं को, सुधारों को लेकर आगे बढ़ना होगा और हर प्रदेश स्तर पर जाना होगा। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पेपर लीक की घटनाएं पिछले 9-10 वर्षों में हो चुकी हैं और यहाँ के युवा चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा संगठन आए जो उनकी बात उठाए और न्याय मिले, जिम्मेदार ठहराया जाए, जिम्मेदार लोग इस्तीफा दे, कार्रवाई हो। क्योंकि केंद्र के तानाशाह के उत्तराधिकारी तानाशाह उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश के तानाशाह को अगर झुकाना है तो शिक्षा व्यवस्था पे व्यापक सुधार के लिए एक आंदोलन की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा मैं संघ परिवार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी आज की युवा पीढ़ी के संस्कारों पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि एक जनरेशन गैप हो चुका है। जनरेशन गैप ऐसा है कि आप सभी का जनरेशन बहुत ज्यादा आज्ञाकारी और संकुचित मानसिकता का था, लेकिन आज का न्यू जनरेशन ओपन माइंडेड है और ओपन माइंडेड जनरेशन से बात करने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और रहकर आप न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज आप सभी को यह समझ में आ रहा है कि न्यू जनरेशन के साथ उनकी शैली में संवाद करने की आवश्यकता है, लेकिन आज से कुछ वर्षों पूर्व ही आपको यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि न्यू जनरेशन के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करना है, किस प्रकार से संवाद करना है। मैं भी न्यू जनरेशन का ही हूं, जेनजी और मिलेनियल दोनों जनरेशन के बॉर्डर पे हूं। बॉर्डर पे होने के कारण मैं अपनी जनरेशन के बारे में भी जानता हूं, पुराने ख्यालात को भी समझता हूं और न्यू जनरेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। मेरे अंदर भी इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ। मैं भी प्रश्न करता था, सवाल करता था। मेरी भी यात्रा संघ परिवार में रही है। जब संघ परिवार में मेरी यात्रा शुरू हुई थी, तब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि युवा शाखा चलाने के लिए मुझे संघ के पदाधिकारियों से करीब 2 महीने तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि संघ के पदाधिकारी युवा शाखा चलाने की अनुमति ही नहीं दे रहे थे। उसके लिए हमने वहां के लोकल संघ के पदाधिकारियों से लड़ाई लड़ी, प्रचारक से बात किया। प्रचारक की सहमति के बाद बहुत मान मनोबल के पश्चात हमें शाखा लगाने की अनुमति प्राप्त हुई थी, क्योंकि वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे वो युवा शाखा चलाने ही नहीं देना चाहते थे और हमने युवा शाखा चलाई। आपको विश्वास नहीं होगा कि दलकुशा पार्क प्रयागराज विश्वविद्यालय नगर में हमने करीब 60 बच्चे 70 बच्चों के प्रतिदिन की दैनिक शाखा लगाई। प्रतिदिन 70 बच्चे सुबह आ जाते शाखा पर और संपूर्ण शाखा का कार्यक्रम पूर्ण होता था। शाखा लगाने के पश्चात हम लोग विभिन्न प्रकार के स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करते, जागरूकता अभियान का कार्यक्रम करते, लेकिन हमने एक वार्षिकोत्सव किया। वार्षिकोत्सव में संघ के पदाधिकारियों ने हमसे कहा कि वहां बीजेपी के एक सभासद प्रत्याशी को सपोर्ट कर दीजिए, अपना मंच दे दीजिए। हमने नहीं मना की देने दिया, मंच देने से मना कर दिया, लड़ गए। तो हमें यह कहा गया कि यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी से आया हुआ है, इसीलिए इसके अंदर संस्कार नहीं है, इसके अंदर बदतमीजी भरी हुई है। वहां आज्ञाकारिता इस स्तर पे थी कि आप अपनी बात रख नहीं सकते हैं, अपने एजेंडे को नहीं रख सकते हैं, तर्क नहीं रख सकते हैं, तथ्य नहीं रख सकते हैं। इस बात की आजादी नहीं थी। मैं उस कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य किया हूं, जबकि मैं समाजवादी पार्टी में 6-7 महीने ही कार्य किया हूं। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सक्रिय कार्यकर्ता ग्वालियर में रहा हूं। कोई भी पार्षद की ऐसी रैली नहीं निकलती थी जिसमें हमारे 50-100 लड़के नहीं होते थे। जयभान सिंह पवैया विधायक थे ग्वालियर में, उनके लिए मैंने हजारों कार्यक्रम करवाए, कितने ही लड़के दिए जो अपने संबंधों से विकसित हुए थे। लेकिन वहां हमको कहा जाता था कि यह दारूबाजों के झुंड का नेता है। अब बताइए कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कौन जाएगा? जो दारूबाज होंगे वही जाएंगे। हमने हर प्रकार के बच्चों से संबंध बनाया था और उसी संबंधों के आधार पर मैं उन्हें चुनावी रैलियों में लेकर जाता था। वहां भी मुझे गलत कहा गया। संघ परिवार में आया तब भी मुझे गलत कहा गया, मुझे बदतमीज कहा गया, समाजवादी विचारधारा का कहा गया। राम मंदिर के मुद्दे पर मैंने क्षेत्र प्रचारक जी से जब प्रश्न कर दिए
SC/ST एक्ट लागू हुआ था और संसद से SC/ST एक्ट को पारित किया गया, तब मैंने केवल प्रश्न पूछा था कि ठीक है आपने SC/ST लागू कर दिया, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर संसद में कानून क्यों नहीं लाते हैं। इस पे मुझे सीधा सीधा क्षेत्र प्रचारक अनिल जी बोल दिए थे कि ये लड़का बदतमीजी से बात करता है, सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, इसको चुप रहना चाहिए। उसके अलावा भी अन्य कोई भी कार्यक्रम हुए हैं, स्वयं दत्तात्रेय जी के कार्यक्रम मिर्जापुर में हुए थे। मिर्जापुर में देवरावा बाबा के आश्रम में आज के संघ के सर कारवा दत्तात्रेय जी आए थे। वहां के कार्यक्रम में मैंने उनसे प्रश्न पूछ दिया कि आप ही के कार्य के लिए मैं बच्चों को गाड़ियों से ढोता हूं और पुलिस चालान काट देती है, अब ये बताइए कि उसका समाधान क्या है। तो बोले कि ये तो लड़का फालतू की बातें करता है, बदतमीजी कर रहा है। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रमों में प्रश्न पूछने से पीछे नहीं हटा, क्योंकि प्रश्न करना, सवाल करना ये युवाओं की मूल शक्ति है, यह जागरूकता का विषय है और संघ प्रश्न पूछने पर रोकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह नियम है कि प्रश्न नहीं पूछना है, वरना यह व्यक्ति बदतमीज है। और मुझे ऐसा बदतमीज सिद्ध किया गया कि मेरी शाखा को तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ा गया और मुझे संघ परिवार से अलग थलग कर दिया गया कि तुम झुको, आज्ञाकारी बनो। लेकिन मैं संघ परिवार से अलग हो गया, उससे दूरियां बना ली। मैं ना आज्ञाकारी हुआ, न झुका, न प्रश्न करना बंद किया और आज भी प्रश्न कर रहा हूं, आज भी सवाल पूछ रहा हूं और मैं सवाल पूछना अंत तक नहीं बंद करूंगा, भले ही संघ परिवार मुझे आज भी बदतमीज समझता है। क्योंकि ये यंग जनरेशन आपसे सवाल पूछेगी, आप इसका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। और ये शुरुआत हमारे जैसे लोगों से ही हुई है। शायद हम पहले ऐसे व्यक्ति संघ परिवार में रहे हों जो इतना प्रश्न करते थे, बदतमीज थे, और या फिर आप आज की जनरेशन को देख लीजिए, वो भी हमारी तरह ही है। वो भी प्रश्न करती है, दिल की साफ है, जो अंदर है वो बाहर है, दोहरा चेहरा नहीं है, स्पष्ट प्रश्न पूछती है, स्पष्ट जवाब चाहती है, निर्णायक बात करती है। इसीलिए आज की जनरेशन को आप असंस्कारी अथवा चरित्रहीन नहीं कह सकते हैं और आप शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उन्हें उनका चरित्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। उनका जो चरित्र है वो एकदम स्पष्ट है, सही है। जो वातावरण में वो पल बढ़ रहे हैं उसी वातावरण के अनुरूप उनका चरित्र है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए उन्हें असंस्कारी कहना छोड़कर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों को स्वयं में सुधार करने के प्रयास करने चाहिए, स्वयं में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न पूछने से नहीं रोकना चाहिए। युवा प्रश्न करेगा, यह युवा का संवैधानिक अधिकार है और युवा जागरूक है, युवा किसी से डरता नहीं है। आज का युवा जुबान से जुबान लड़ाकर बात करता है और करना भी चाहिए। आपको उसका जवाब देने योग्य बनना होगा। अगर आप नहीं बन सकते हैं तो आप सभी को त्याग पत्र देकर किसी और को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए जो इन जिम्मेदारियों को निभा सकता है। आपको युवाओं के साथ चलना है। युवाओं को मार्ग दिखाने से पूर्व स्वयं का मार्ग पता होना चाहिए। आप सभी को स्वयं का मार्ग नहीं पता है, आप युवाओं को क्या मार्ग दिखाएंगे। इसीलिए सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार के चरित्र निर्माण इत्यादि के भ्रम में पड़कर संघ परिवार से जुड़ने का प्रयास ना करें। वहां सूचना पर सोचना नहीं जाता है। ऐसी जगह बिल्कुल मत जाइए जहां सूचना पर सोचने का मौका नहीं मिलता है। कोई भी सूचना हो तो सोचिए, समझिए, प्रश्न करिए, तर्क और तथ्यों पर उत्तर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।